हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो आज इस वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टिमुली। तो बात करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर स्टिमुली और स्टिमुलस के बारे में। एक्चुअली ये जो स्टिमुली है और स्टिमुलस है, ये दोनों एक ही वर्ड हैं। अगर सिंगल के लिए बात करेंगे तो स्टिमुलस बात करेंगे और मोर देन वन के लिए बात करेंगे तो स्टिमुली के लिए बात करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे स्टिमुलस के बारे में क्या लिखा है। लिखा है एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रेस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। मतलब एनवायरमेंट में होने वाला कोई भी चेंज जिसको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्टिमुलस कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, ये बच्चा किचन में गया और किचन में किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे इसने हाथ रखा तो ये अपने हाथ को सडनली विड्रॉ करता है, मतलब रेस्पॉन्स करता है। तो ये जो हॉटनेस है ये अपने आप में एक स्टिमुलस की तरह काम करती है। मान लो सड़क पे आप सडनली कहीं जा रहे हैं, तो जाते जाते आपको कोई अचानक से आवाज आती है, तो आप उस आवाज को ऐसे रेस्पॉन्स करते हैं। तो बच्चों जो आवाज है, जो साउंड है, वो भी अपने आप में क्या है, एक स्टिमुलस है। और अगर हम लोग बात करें बच्चों, अगर आप कहीं जा रहे हैं और सडनली कहीं से लाइट आती है, तो आप लाइट की तरफ ऐसे रेस्पॉन्स करते हैं। आप लाइट की तरफ ऐसे क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। इसका मतलब वो जो लाइट है वो भी अपने आप में क्या है बच्चों, वो भी अपने आप में एक स्टिमुलस है। तो मुझे यहाँ पर एक बात तो समझ में आती है कि एनवायरमेंट में होने वाला कोई भी चेंज जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करते हो उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं हमारे पास, दैट इज हॉटनेस, कोल्डनेस, स्मेल, लाइट, टेस्ट, टच, प्रेशर, ग्रेविटी। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टिमुलस। क्लियर बात है। बात करेंगे, एक नोट है हमारे पास, लिखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो किसी भी स्टिमुलस का जो रेस्पॉन्स है वो बॉडी मूवमेंट की फॉर्म में देते हैं। क्लियर बात है बच्चों। तो ये था हमारा स्टिमुलस। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक पर। तो बात करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये जो कोऑर्डिनेशन वर्ड है ये बच्चों आप लोगों ने क्रिकेट मैच में बहुत बार सुना होगा। आप लोगों ने सुना होगा कि आज जो टीम है वो मैच इसलिए हार गई क्योंकि कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहा। ये कोऑर्डिनेशन से मतलब यहां पर है कि जो आपके बॉलर हैं, जो आपके बैट्समैन हैं, जो आपके फील्डर हैं, उन सब का एक तालमेल अच्छा नहीं रहा। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन। अगर वो सभी एक दूसरे को सपोर्ट करें, बहुत अच्छे से खेले, तो वो मैच जीत जाए। क्लियर बात है। तो यहां पर हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पॉन्स होता है बच्चों, वो भी ऐसे ही होता है। ठीक है ना। जब कोई रेस्पॉन्स होता है तो हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं उस रेस्पॉन्स को प्रॉपर्ली कराने के लिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। देखो हमारे पास लिखा है यहाँ पर, फॉर अ प्रॉपर रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। किसी स्टिमुलस को, किसी चेंज को हम लोग प्रॉपर रेस्पॉन्स देने के लिए क्या होता है बच्चों, मैनी ऑर्गन इन द बॉडी वर्क टुगेदर। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत सारे ऑर्गन हैं वो किसी स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करने के लिए एक साथ काम करते हैं। आगे लिखा है द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मतलब किसी पर्टिकुलर रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए या किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को रेस्पॉन्स देने के लिए हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं और इनका एक साथ काम करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। क्लियर बात है बच्चों। देखो आगे यहां पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, आप लोग मार्क करेंगे। अब बात आती है कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलता है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलता है बच्चों प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, क्योंकि दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब यहां पर देखो पहली लाइन में लिखा है, इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड नर्वस सिस्टम की हेल्प से। बात करते हैं प्लांट्स की। लिखा है इन प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय प्लांट हॉर्मोन्स, और इन प्लांट हॉर्मोन्स को फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं। तो यहां से मुझे एक बात तो समझ में आ गई,
अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, तो मैं बताऊंगा इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, तो मैं बताऊंगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन्स और वी कैन से फाइटो हार्मोन्स। क्लियर बात है बच्चों? चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट वन टॉपिक पर। तो नाउ बच्चों अब हम लोग बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में। तो दोनों में पढ़ना है, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। तो पहले पढ़ लेते हैं बच्चों एनिमल्स में। तो हमने आपको बताया अभी अभी कि एनिमल्स के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो बच्चों हमें यहां दो चीजें पढ़नी होगी अगेन, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नर्वस सिस्टम के बारे में। तो यहां पर लिखा है बच्चों ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है बच्चों द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड नर्व। मतलब जो आपका नर्वस सिस्टम है इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है बच्चों आपका ब्रेन, एक होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा आपकी होती हैं कुछ नर्व्स। इसका मतलब यह है कि अब नर्वस सिस्टम में हमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड नर्व्स के बारे में पढ़ना है। अब ये जो आपका नर्वस सिस्टम है ये अगेन आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको सीएनएस कहते हैं और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस कहते हैं। अब ये जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें बच्चों एक तो आपका आता है ब्रेन और एक आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो आपका पीएनएस है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें आती है कुछ नर्व्स। अभी सभी को आपको क्या करेंगे डिटेल में पढ़ाएंगे। क्लियर बात है? अभी आप इतना समझो कि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है अगेन इसमें दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें आपकी नर्व्स होती हैं। अभी इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। क्लियर बात है? चलो चलते हैं हम लोग आगे। नाउ अभी हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया ये बात कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स आता है और जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसमें आपका क्या क्या आता है बच्चों? इसमें आती हैं कुछ नर्व्स और उन नर्व्स का नाम देखो क्या है, कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि अराइज होती हैं आपके ब्रेन से। ये जो देख रहे हो आपके जो ब्रेन से निकल रही हैं वो क्रेनियल नर्व्स है और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उनको क्या कहते हैं हम लोग? स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। क्लियर बात है? अभी सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग आपकी जो क्रेनियल नर्व्स है और जो आपकी स्पाइनल नर्व्स है इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं हम लोग और आगे बात करते हैं। अभी तो बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन के बारे में। तो बच्चों अगर ब्रेन की हम लोग बात करें तो लिखा है द ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी विच इनेबल अस टू थिंक एंड टेक डिसीजन। मतलब जो आपका ब्रेन होता है ये एक मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है जो आप लोगों को कोई भी डिसीजन बनाने में या सोचने में आप लोगों की हेल्प करता है। लिखा है आगे इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। तो जो आपका ब्रेन होता है ये ब्रेन आपका एक कवर से प्रोटेक्टेड रहता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं बच्चों? क्रेनियम। आगे लिखा है इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल। और यहां पर क्या होता है 3 लेयर्स होती हैं जिनके अंदर एक फ्लूइड फिल रहता है और उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल, जो कि आपको किसी भी तरह के शॉक से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना? तो किसी भी तरह का कोई शॉक अगर ब्रेन में जाएगा तो उससे ही आपको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन लिखा द ब्रेन हैज द 3 मेन पार्ट। जो ब्रेन होता है आपका वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक आपका फोर ब्रेन, दूसरा आपका मिड ब्रेन एंड तीसरा आपका
हिंड ब्रेन। तो यहाँ पर आपका जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। तो ब्रेन के बारे में मुझे क्या क्या पता चला, एक तो ये मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो इसे प्रोटेक्ट करती है जिसे क्रेनियम कहते हैं। वहां पर 3 लेयर्स होती है जिनके बीच में एक फ्लूइड फिल रहता है जिसको हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल कहते हैं, जो कि किसी भी तरह के शॉक से ब्रेन को बचाता है। और ये जो ब्रेन है आपका ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं फोर ब्रेन के बारे में, मिड ब्रेन के बारे में और हिंड ब्रेन के बारे में। तो चलते हैं आगे और बात करेंगे फोर ब्रेन के बारे में हम लोग। चलो बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग फोर ब्रेन के बारे में। तो फोर ब्रेन की अगर हम लोग बात करें, लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो जो आपका ब्रेन का जो ये फ्रंट पार्ट होता है जिसको हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं, इसके अंदर एक तो सेरेब्रम होता है और एक ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स किसी भी तरह की स्मेल वगैरह को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है आपकी। इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट कंट्रोल्स वॉलेंटरी एक्शन, it also control touch, smell, hearing, taste, mental activities like learning, emotions etc. तो यहां पर मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसके अंदर एबिलिटी होती है सोचने की, मतलब ये आपके ब्रेन का थिंकिंग पार्ट होता है। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी पर्सन जब सोचता है तो ऐसे सोचता है, क्योंकि यही वो पार्ट है ब्रेन का जहां से आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं। कोई भी पर्सन ऐसे नहीं सोचता पीछे हाथ रख के, हमेशा आगे सोचता है। और जब भी कोई स्ट्रेस होती है तो आपके सर में यहां दर्द होता है, क्यों? क्योंकि यही वो पार्ट है जहां से आप प्रेशर डाल के किसी भी डिसीजन को लेते हैं या सोचने का काम करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों फोर ब्रेन। क्लियर बात है? चलते हैं आगे हम लोग और बात करेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट वन, दैट इज मिड। बच्चों बात कर लेते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लिखा है बच्चों इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक, आईज एक्सेट्रा। तो ये जो आपका मिड ब्रेन होता है ये आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस को परफॉर्म कराता है। अब इनवॉलेंटरी एक्शंस कौन से होते हैं बच्चों? इनवॉलेंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, मतलब वो एक्शंस जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते। सडनली गोली चले और मैं गर्दन से ऐसे देखूं झटका मार के, तो ये मेरी विल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये जो मूवमेंट हुआ है ये हुआ है मिड ब्रेन की हेल्प से। अब अगर मैं मिड ब्रेन की बात करूं फिगर में, तो ये रहा मिड ब्रेन, ये हमारा मिड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन बच्चों अगर हम बात करें तो ये मिड ब्रेन क्या करता है, इसका एक काम और भी है, ये आपके फोर ब्रेन को आपके हिंड ब्रेन से अटैच करने का काम भी करता है, ठीक है ना। लिखा है देखो हमारे पास क्लियरली लिखा है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट द फोर ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। तो आपको मिड ब्रेन के बारे में एक बात याद रखनी है कि जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शन आप लोग देखते हो उन इनवॉलेंटरी एक्शंस को कौन परफॉर्म कराता है? आपका मिड ब्रेन कराता है। और इसका एक और काम भी होता है, ये आपके फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन को कनेक्ट भी कराता है। क्लियर बात है? तो ये था हमारा बच्चों मिड ब्रेन। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंड ब्रेन के बारे में, ठीक है। चलो चलते हैं आगे और बात करेंगे हम लोग अभी हिंड ब्रेन के बारे में। देखो बच्चों अगर हम लोग बात करें हिंड ब्रेन के बारे में, तो यहां पर एक चीज लिखी है बच्चों कि जो आपका हिंड ब्रेन होता है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। पहला सेरेब्लम, पोन्स एंड मेडुला। क्लियर है? इट्स सेरेब्लम, पोन्स एंड मेडुला। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें सबसे पहले सेरेब्लम की, सेरेब्लम क्या काम करता है? लिखा है इट कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स एंड बॉडी पोस्चर्स। तो जो आपके बॉडी मूवमेंट होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है? उन्हें कंट्रोल करता है सेरेब्लम। आपको कब कहां कैसे बैठना है, जैसे आप अपनी क्लास में अलग तरीके से बैठते हैं, अपने घर पे अलग तरीके से बैठते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका चलने का तरीका है, जो आपका बैठने का तरीका है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ये कंट्रोल कर रहा होता है ब्रेन का पार्ट, दैट इज सेरेब्लम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोन्स। जो पोन्स होता है वो कंट्रोल करता है आपका रेस्पिरेशन। और ये जो लास्ट वन है मेडुला, इट कंट्रोल हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर, कफिंग, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग। तो ये जो आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है दैट इज मेडुला, ये कंट्रोल करता है आपके हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, कफिंग को, स्नीजिंग को एंड वॉमिटिंग को। और मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, कभी कभी ना ये क्वेश्चन पेपर में आता है
विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। तो ध्यान रखना, मेडुला इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर बात है? तो मेडुला जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। क्लियर है? चलो, तो ये हमने अपना ब्रेन वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, और साथ ही हमने हिंड ब्रेन के तीनों पार्ट सेरेब्रम, पोन्स एंड मेडुला के बारे में डिस्कस किया। क्लियर बात है? तो बच्चों ये था हमारा ब्रेन, और अभी हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेकंड पार्ट, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलो बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो बच्चों अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करें, तो स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों, लिखा है हमारे पास, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ वर्टेब्रल कॉलम। ये एक वर्टेब्रल कॉलम होता है बॉडी के अंदर, हैज 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। इसके पास 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जिसमें 31 लेफ्ट, 31 राइट, दैट इज टोटल 62 नर्व्स होती हैं, जो कि कैरी करती हैं मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। मतलब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है किसी भी पार्ट से ब्रेन तक मैसेज को लेके जाना और फिर उसके रेस्पॉन्स को ब्रेन से वापिस लेकर आना। क्लियर बात है? इट ऑल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब ये उन सारे एक्शंस को भी परफॉर्म कराती है जिसमें आपके ब्रेन का काम नहीं होता है। मतलब ये कुछ सडन एक्शंस भी परफॉर्म कराती है। अभी रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम आगे डिटेल में बात भी करेंगे। क्लियर बात है बच्चों? चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट वन टॉपिक की तरफ, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, मैंने आपसे बताया था कि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें एक आपका आता है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप लोग पढ़ चुके हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अभी हम लोग नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स एंड वाइसरल नर्व्स। इनके बारे में अभी डिस्कस करते हैं डिटेल में। क्रेनियल नर्व्स किसे कहते हैं बच्चों? देखो, जो नर्व्स आपके ब्रेन से निकलती हैं, जो नर्व्स आपके ब्रेन से निकलती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। लिखा, दीज आर द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड। जो पूरे हेड में फैली रहती हैं आपके, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं बच्चों क्रेनियल नर्व्स। अभी आगे बात करेंगे बच्चों स्पाइनल नर्व्स के बारे में। तो स्पाइनल नर्व्स किसे कहते हैं बच्चों? लिखा है, दीज आर द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चों जो नर्व्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, जो नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, उन नर्व्स को हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्लियर बात है? लिखा है एक्सेप्ट द हेड, हेड से नहीं निकलती है ये। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट वन, एंड दैट इज वेस्ट्रल नर्व्स। लिखा है, दीज आर द स्पेशल कोड्स। ये कुछ स्पेशल कोड्स होती हैं एंड आर कनेक्टेड टू इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और आपके इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं बॉडी के, उन्हें क्या करता है? ये कनेक्ट करता है। क्लियर बात है बच्चों? तो अभी हमारा नर्वस सिस्टम में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर लिया। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों न्यूरॉन। तो अभी हम लोग थोड़ा सा न्यूरॉन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और न्यूरॉन के बारे में आप लोग चैप्टर टिश्यू क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी बात करेंगे हम लोग न्यूरॉन के बारे में। तो बच्चों नर्वस सिस्टम में हम लोग बात कर लेते हैं न्यूरॉन के बारे में, और न्यूरॉन को हम लोग बच्चों नर्व सेल भी कहते हैं। लिखा है, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। मतलब जो न्यूरॉन है वो आपके नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। लिखा, विच इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग मेन पार्ट। अब इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों डिस्कस कराऊंगा आपको, आप एक काम करना, इसको पहला पॉइंट बना लेना, इसको सेकंड पॉइंट बना लेना। मैं बात करूंगा यहाँ पे डेंड्राइट्स के बारे में। तो बच्चों डेंड्राइट्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर न्यूरॉन पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है? जब भी कोई स्टिमुलस इसके कांटेक्ट में आता है तो ये उसको रिसीव करने का काम करता है। देखो यहाँ लिखा है हमारे पास, अ न्यूरॉन हैज सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर रेस्पॉन्सिबल टू रिसीव द स्टिमुली। इनका काम होता है स्टिमुली को रिसीव करना। क्लियर बात है?
इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसका एक पार्ट होता है जिसको हम लोग सेल बॉडी कहते हैं और इसी को हम साइटोन भी कहते हैं। तो यहां पर इसके पास एक न्यूक्लियस होता है और साथ में क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। लिखा है न्यूरॉन हैज अ सेल बॉडी कंटेनिंग अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑल्सो नोन एज साइटोन, तो इसे हम साइटोन भी कहते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें बच्चों एक्सोन के बारे में, नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे एक्सोन के बारे में, ठीक है। चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक्सोन के बारे में। तो एक्सोन क्या है बच्चों, ये जो आप येलो पार्ट देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये जो आप येलो पार्ट देख पा रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों एक्सोन। मतलब इसके पास एक लॉन्ग पार्ट होता है, इसके पास एक लॉन्ग पार्ट होता है, लिखा न्यूरॉन हैज अ लॉन्ग फाइब्रस पार्ट कॉल्ड एक्सोन। एक्सोन का काम क्या होता है, ठीक है ना, एक्सोन का काम होता है ये जो सिग्नल यहां से इसने डेंड्राइट ने रिसीव किया था उसको उठाकर नर्व एंडिंग तक ले जाना, और इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है, इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है, उस कवरिंग को हम लोग बच्चों कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं माइलिन शीट, जो कि एक्सोन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद ये जो पार्ट देख रहे हो आप लास्ट वाला, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों नर्व एंडिंग, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट में एक्सोन के बाद सिग्नल किसके पास आता है, नर्व एंडिंग के पास आता है, और नर्व एंडिंग के पास जाने के बाद, नर्व एंडिंग के पास जाने के बाद देखो क्या होता है बच्चों, जैसे ही सिग्नल इस नर्व एंडिंग के पास आता है ये इसको यहाँ पे स्प्रे करता है, ठीक है, और इस बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जो गैप है इसे बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं साइनेप्स। बात समझ में आ गई। इसका काम क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। तो कई बार पूछ लिया जाता है साइनेप्स का वर्क क्या है, दैट इज इट इज रेस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। इसके पीछे एक और न्यूरॉन लगा होता है और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन जो है ट्रांसमिट होती रहती है। क्लियर बात है बच्चों। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वन टॉपिक पर, और नेक्स्ट वन टॉपिक होने वाला है हमारा लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या है, अभी आपने देखा कि जो न्यूरॉन था उसके अंदर से जो इंफॉर्मेशन थी वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की हेल्प से क्या हो रही थी, मूव कर रही थी। अब ये कह रहे हैं कि भाई इसकी लिमिटेशन क्या है, इसमें दिक्कत क्या आती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। लिखा है द इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल रीच ओनली दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड टू आवर नर्वस सिस्टम। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हैं केवल उसी जगह पर पहुंच सकती हैं जो आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा, और जो पार्ट आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड नहीं रहेगा उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच पाएगी। लिखा है वंस एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज जनरेटेड इन अ सेल एंड ट्रांसमिटेड द सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म। अब ये कह रहा है बच्चों कि मान लो एक सेल है, इसने एक इंफॉर्मेशन जनरेट की I1, अब इसको इसने ट्रांसफर कर दी, इसने इसको ट्रांसफर कर दी। अब दूसरी इंफॉर्मेशन को जनरेट और ट्रांसमिट करने के लिए इसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, इसीलिए एक टाइम गैप भी आता है। क्लियर बात है। तो इसकी दो लिमिटेशन हमने यहाँ पे पढ़ी। पहला, केवल ये उसी पार्ट से इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है जो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। दूसरी चीज ये कि अब जब एक सिग्नल जनरेट कर देता है उसे ट्रांसमिट कर देता है तो अब इसे दूसरा सिग्नल जनरेट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, क्योंकि अपने पूरे मैकेनिज्म को क्या करता है, रीसेट करता है। क्लियर बात है बच्चों। तो अभी हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट वन टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट वन टॉपिक है बच्चों आपके पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो जिस न्यूरॉन की हम लोग बात कर रहे थे उसी न्यूरॉन में हमारे पास तीन न्यूरॉन आ गए, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। अभी इन तीनों न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे, ये क्या काम करते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक सेंसरी न्यूरॉन है, एक रिले न्यूरॉन है, एक मोटर न्यूरॉन है, मैं इनके बारे में डिस्कस कराता हूँ आपको। देखो जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब हो गया आपके ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। जो रिले न्यूरॉन होते हैं सीएनएस टू सीएनएस, मतलब ये आपके जो सेंसरी न्यूरॉन होगा और मोटर न्यूरॉन होगा इनको कनेक्ट करेगी। मतलब ये जो है ना ये इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। और इसका काम क्या है, सीएनएस से इफेक्टर, सीएनएस से मतलब जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे इफेक्टर्स तक इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा आगे मैं एक चैप्टर एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें आप भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों। चलो आगे बात करेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन।
तो रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों क्या होता है, यहां पर देखो, रिफ्लेक्स एक्शन इज द सडन, मतलब अचानक होता है, अनकॉन्शियस, सोचने समझने का टाइम नहीं होता, इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, मतलब जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो सडन होता है, अनकॉन्शियस होता है एंड इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स होता है टू अ स्टिमुली। मान लो सपोज करते हैं मैं कहीं जा रहा हूं, सडनली किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे मेरा हाथ लगता है, मैं सडनली इसको विड्रॉ करता हूं, उसमें मेरे माइंड काम नहीं करता है, मैं सोचता नहीं हूं कि हटाऊं या नहीं, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है और इसमें आपकी जो ये जो आपके एक्शंस होते हैं ये इनवॉलेंट्री होते हैं, इसमें आपका ब्रेन काम नहीं करता है। लिखा है फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सडनली विड्रॉ आवर हैंड इफ वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम सडनली अपने हाथ को विड्रॉ कर लेते हैं, उसमें सोचते नहीं हम, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है और ये अनकॉन्शियस होता है, ये अनकॉन्शियस होता है। लिखा है इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन द नर्व्स इन द स्किन, जो आपकी स्किन होती है उसमें जो नर्व्स होती हैं जिसे हम रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है ना, वो क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है उस हीट को जहां आप हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रखते हैं उसको डिटेक्ट कर लेता है एंड पास द मैसेज थ्रू द सेंसरी नर्व्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, और सेंसरी नर्व के थ्रू ये कहां भेज देता है इसको, ये भेज देता है आपके स्पाइनल कॉर्ड में और वी कैन से ब्रेन में। देन इंफॉर्मेशन इज पासेस थ्रू द मोटर नर्व टू द मसल्स, मोटर नर्व के थ्रू फिर ये मसल्स पे जाती है इंफॉर्मेशन और तब जाके आप अपने हाथ को विड्रॉ करते हैं। क्लियर बात होगी। अभी यही चीज हम रिफ्लेक्स आर्क में भी पढ़ेंगे, बात समझ में आ गई। कुल मिला के मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो हीट को डिटेक्ट करते हैं, फिर वो इंफॉर्मेशन यहां से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आती है स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड बताती है कि भाई ये गर्म ऑब्जेक्ट है, हाथ हटा लो, फिर यहां से मोटर नर्व के थ्रू वापस जाती है इंफॉर्मेशन इफेक्टर्स पर जो कि आपके मसल्स होते हैं, और तब जाके आप आपको विड्रॉ करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर बात है। चलो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वन, दैट इज रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, और रिफ्लेक्स आर्क कहता है बच्चों इट इज द पाथवे, इट इज द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, इट मींस दैट द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क, मतलब जिस रास्ते से सिग्नल जाते हैं और वापिस आते हैं उस पूरे पाथ को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्लियर बात है बच्चों। लिखा है इन रिफ्लेक्स आर्क स्टिमुलेट इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर। अब यहां पे देखो बच्चों, ये एक स्टिमुली है, ये वही हॉट ऑब्जेक्ट है जिसपे हाथ लगा था। अब रिसेप्टर क्या करते हैं, आपकी स्किन है, ठीक है, आपकी स्किन क्या करेगी, स्टिमुली को रिसीव करेगी और इसको सेंसरी नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाया जाएगा। स्किन से कौन लेके जाएगा, सेंसरी नर्व, कहां लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के बाद। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्टेड है, लेकिन ये ब्रेन से पूछे बिना मोटर नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन को इफेक्टर्स तक पहुंचाती है और इफेक्टर्स रेस्पॉन्स करते हैं। इफेक्टर्स कौन होते हैं, आपके मसल्स होते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्या है बच्चों, ये आप लोगों का है रिफ्लेक्स आर्क, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, चलते हैं इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो अभी बात कर लेते हैं, कहता है आइडेंटिफाई ए बी एंड सी एंड डी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों इस ए के बारे में। तो ए आपकी स्किन मुझे दिखाई दे रही है, तो ए यहां पर क्या है बच्चों, ए है आपकी स्किन, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम बच्चों इसको कहते हैं रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। इसके बाद आगे देखो बच्चों, स्किन से ये इंफॉर्मेशन चलेगी आगे और ये इंफॉर्मेशन जाएगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर। कहां जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड पे। तो ये जो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड पे लेके जाते हैं इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों सेंसरी नर्व्स। इसका मतलब जो बी पार्ट है वो है आपका सेंसरी नर्व, और आप इसे सेंसरी न्यूरॉन्स भी कह सकते हो। चलो आगे चलते हैं बच्चों, आगे हम लोग बात करेंगे ये जो इंफॉर्मेशन को आपके सेंसरी नर्व से मोटर नर्व की तरफ लेके आ रहा है, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन को वापस लेके आया है ना बच्चों, ये मोटर नर्व है। ये जो वापस लेके आ रहा है इंफॉर्मेशन को वो मोटर नर्व है, और ये जो इंफॉर्मेशन को यहां पर कैरी कर रहा है, ध्यान से देखना, जो ब्लैक से मार्क करता हूं ये देखो, ये सी, ये पता है क्या कर रहा है बच्चों,
ये सेंसरी नर्व और मोटोर नर्व को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और इसे हम कहते हैं रिले नर्व। क्या कहते हैं? तो सी क्या है? सी है रिले नर्व। और ये जो आप डी देख रहे हैं, जो यहां से इंफॉर्मेशन को लेके आ रहा है, इसको हम बोलते हैं मोटोर नर्व। क्या कहते हैं? मोटोर नर्व। क्लियर बात है? तो जो स्किन रिसीव करेगा ये स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड में अंदर ही, ठीक है ना, सेंसरी से मोटोर लेके आएगा, फिर मोटोर इफेक्टर तक लेके आएगा, तब रेस्पॉन्स होगा। क्लियर बात है? चलो, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। लिखा एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो जिस रिफ्लेक्स एक्शन की, जिस रिफ्लेक्स आर्क की हम लोग बात कर रहे थे, अभी हमें उसके एडवांटेजेस बताने हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होंगे। क्लियर बात है बच्चों? तो सबसे पहली बात कह रहा है इट रिड्यूसेस द ओवरलोडिंग ऑफ द ब्रेन। तो ये ब्रेन का ओवरलोड कम करता है। कैसे कम करता है बच्चों? देखो, आप लोगों ने देखा, अभी मैंने बताया कि कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड खुद लेती है। अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन भी ब्रेन को कराने पड़े तो फिर ब्रेन के ऊपर और ज्यादा वर्किंग लोड आ जाएगा। नेक्स्ट वन कहता है इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये चांस ऑफ सर्वाइवल को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि मान लो किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे कोई पर्सन अपना हाथ रखे और हाथ रखने के बाद उसका ब्रेन सोचे कि इसे हटाना है या नहीं हटाना है, इतनी देर में इसका हाथ जल जाएगा। तो भाई ये सडन एक्शन कराएगा स्पाइनल कॉर्ड और आपके चांस ऑफ सर्वाइवल को भी बढ़ाएगा। कहते हैं इट एनेबल ऑर्गेनिज्म टू इमीडिएट रेस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुली। तो जितनी भी हार्मफुल स्टिमुली होती है उनको ये इमीडिएट रेस्पॉन्स कराने में भी हेल्प करता है। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर बात है? तो चलो बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट वन टॉपिक पर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग में डिफरेंसेस के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन अपने आप में, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन की और वॉकिंग की, तो सबसे पहली चीज है इट इज सडन इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसमें सोचने समझने का टाइम नहीं होता, वो सडनली होता है। जबकि वॉकिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, इट इज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड इट्स अ वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। ये वॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, मेरी विल के अकॉर्डिंग होता है। मैं चलना चाहूँ चलूंगा, रुकना चाहूँ रुक जाऊं, मुड़ना चाहूँ मुड़ सकता हूं। तो ये अपने आप में एक वॉलेंट्री एक्शन होता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। इसको कौन कंट्रोल करता है बच्चों? इसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, जबकि इसको कंट्रोल करता है आपका ब्रेन। अगर हम लोग आगे बात करें, इट इंक्रीजेज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये सडन होते हैं और हार्मफुल स्टिमुली से आप लोगों को क्या करते हैं? बचाते हैं। तो ये चांस ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज करता है, जबकि ये चांस ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज नहीं करता है। इट जस्ट अ लोकोमोशन। ये एक टाइप होता है लोकोमोशन का। आगे बात करते हैं, इट्स इंटेंसिटी कैन नॉट बी चेंज्ड। आप इसकी इंटेंसिटी को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। एंड इट्स इंटेंसिटी कैन बी चेंज। इसकी इंटेंसिटी को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर बात है बच्चों? जो हमारा जो यहाँ पर नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट था वो हम कवर कर चुके हैं। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। और ग्लैंड्स की अगर हम लोग बात करें तो उससे पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा छोटा सा, क्योंकि ये आगे यूज होने वाला है इसमें, जिसका नाम है बच्चों हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं बच्चों? लिखा है हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड आर कैरीड बाय द ब्लड टू द साइट ऑफ एक्शन। मतलब क्या होता है? ये किसी पर्सन की बॉडी के किसी पार्ट में सेक्रेट होते हैं। ठीक है ना? एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। बॉडी के किसी पार्ट में क्या होते हैं, मान लो कोई जो केमिकल सब्सटेंस है वो बॉडी में यहां पर सेक्रेट होता है और वो ब्लड में मिक्स हो गया, फिर बॉडी में दूसरे पार्ट में जाके क्या करता है? अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स कहते हैं। ठीक है ना? लिखा दीज हॉर्मोन्स एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक ऑर्गन्स
cells has specific protein molecule called receptor। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं जो कि रिसेप्टर का काम करते हैं, जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर हार्मोन्स है ये मेरे लिए आया है और मुझे ही इसके साथ मिलकर एक्शन परफॉर्म करना है। लिखा है द रिसेप्टर्स कैन रिकॉग्नाइज द एंड पिक आउट द स्पेसिफिक हार्मोन्स कैपेबल ऑन एक्टिंग देम। मैंने बताया अभी आप लोगों को कि ये रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं प्रोटीन, और ये आइडेंटिफाई करते हैं उस हार्मोन्स को जो इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करने आया है। क्लियर बात है? तो आप फाइनली ये समझो कि जो हार्मोन्स होते हैं वो कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के एक पार्ट में निकलते हैं और ब्लड के थ्रू दूसरे पार्ट में जाकर एक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये सब होता है एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन के थ्रू। क्लियर बात है? तो बच्चों ये हमने बात की हार्मोन्स के बारे में, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो चलते हैं बच्चों और आगे डिस्कस करते हैं हम लोग ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड क्या है बच्चों? तो ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर कोई सेल भी हो सकता है, कोई टिश्यू भी हो सकता है, कोई ऑर्गन भी हो सकता है जिसके अंदर से एक लिक्विड सेक्रेट होता है जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। लिखा है अ ग्लैंड मे बी अ सेल, अ टिश्यू और एन ऑर्गन। ये कोई ऑर्गन भी हो सकता है। सेक्रेट यूजफुल केमिकल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि एक केमिकल निकालता है अपने अंदर से जिसको एक पर्टिकुलर फंक्शन क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। लिखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों बात कर लेते हैं एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। लिखा है दीज आर द ग्लैंड्स विच आर नॉट हैव which do not have duct। अब डक्ट से क्या मतलब है बच्चों? डक्ट का मतलब होता है यहाँ पे पाइप। मतलब ये कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं एंडोक्राइन जिनके पास अपना कोई डक्ट नहीं होता, ये अपने सेक्रेशन को ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करा के जहां पहुंचाना होता है पहुंचा देते हैं। क्लियर बात है? लिखा देयर सेक्रेशन इनटू द ब्लड, ये अपने सेक्रेट करते हैं ब्लड के अंदर टू ट्रांसपोर्ट टू द साइट ऑफ द एक्शन। एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टिस एक्सेट्रा। तो बच्चों इनके पास क्या नहीं होता? इनके पास अपना डक्ट नहीं होता, अपने सेक्रेशन को, अपने हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो इसलिए अपने सेक्रेशन को ये ब्लड के अंदर मिक्स करके बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, दे हैव देयर ओन डक्ट। इनके पास अपना खुद का डक्ट होता है जिसके अंदर ये डिस्चार्ज करते हैं अपने सेक्रेशन को। जैसे स्लेवरी ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है एंड लीवर होता है, इनके पास अपना खुद का डक्ट होता है, खुद का पाइप होता है जिसके थ्रू ये अपने सेक्रेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर बात है बच्चों? तो ये हमने एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। चलो चलते हैं आगे और बात करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और एक एक ग्लैंड के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के पास आता है बच्चों एड्रेनल ग्लैंड। तो यहां डिस्कस करने वाले हैं हम एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, वो हार्मोन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, तो यही सारी बातें हमें एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, लिखा है दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन पेयर, ये ग्लैंड्स पेयर में होते हैं एंड आर सिचुएटेड ऑन अपर साइड ऑफ ईच किडनी। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, ये हमारे पास पेयर्स में होते हैं और अपर साइड ऑफ ईच किडनी इनकी लोकेशन रहती है। अब ये हार्मोन्स कौन सा सेक्रेट करते हैं बच्चों? लिखा है दे सेक्रेट हार्मोन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड। इसको हम इमरजेंसी ग्लैंड इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। लिखा है इन नॉर्मल सिचुएशन हार्मोन्स आर सेक्रेटेड इन द स्मॉल अमाउंट। नॉर्मल सिचुएशन में ये अपने अंदर से हार्मोन्स को कम अमाउंट में निकालता है, लेकिन जैसे ही कोई जो है डेंजर सिचुएशन आ जाती है, कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ जाती है, तो ये इसको लार्ज अमाउंट में निकालना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं कि ये काम क्या करता है। इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स। ये मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है जिससे हार्ट बीट बढ़ जाती है। इट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है बच्चों, इंक्रीज करता है। इट कंट्रोल इंक्रीजिंग इन द ब्रीथिंग रेट ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड द मसल्स। तो मुझे यहाँ पर देखो बहुत सारी बातें पता चल गई। सबसे पहले मैं देखता हूं कि क्या मुझे पता है कहां पर होते हैं। यस, ये पेयर में है और किडनी के ऊपर होते हैं। क्या मुझे पता है क्या ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करते हैं? यस, ये मुझे पता है कि एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन
सेक्रेट करते हैं। क्या मुझे पता है कि क्या काम करता है एड्रेनलिन? यस, मुझे पता है। ये आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। बात समझ में आ गई? तो यही सारी बातें आपको किसी भी ग्लैंड के बारे में पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे और बात करते हैं अपने सेकेंड वन ग्लैंड के बारे में, जिसका नाम है बच्चों थायराइड ग्लैंड। तो अगर हम लोग थायराइड ग्लैंड के बात करें, तो जो थायराइड ग्लैंड होता है बच्चों आपके नेक रीजन में होता है। कहां पर होता है? लिखा है इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है इन आवर बॉडी। इट इज सिचुएटेड इन द नेक रीजन। ये कहां पर होता है बच्चों? आपके गले में होता है, यहाँ पे नेक रीजन में होता है। ठीक है ना? लिखा है इट सेक्रेट हार्मोन्स। ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूं बच्चों, दैट इज थायरोक्सिन। तो ये थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन्स क्या करता है बच्चों? सेक्रेट करता है। और ये कह रहा है आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन्स है उसको बनाने के लिए आयोडीन की नीड होती है। किस चीज की नीड होती है बच्चों? आयोडीन की नीड होती है। अब बात करते हैं काम क्या करता है, फंक्शन पे आते हैं। इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। मतलब ये इनके मेटाबॉलिज्म में क्या करता है? हेल्प करता है। इट रेगुलेट द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन के रेट को भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो मैं फिर से वही बात कहूंगा, अगर मैं थायराइड ग्लैंड की बात कर रहा हूं तो थायराइड ग्लैंड का मुझे पता होना चाहिए लोकेशन, दैट इज नेक रीजन में होता है। ये हार्मोन्स कौन सा सेक्रेट करता है? थायरोक्सिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है। और फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के, और रेगुलेट करता है रेट ऑफ ऑक्सीडेशन को। क्लियर बात है? तो ये हमारा सेकंड ग्लैंड था। चलते हैं हम लोग थर्ड वन ग्लैंड की तरफ। और थर्ड वन ग्लैंड है बच्चों हमारा, उससे पहले हम लोग एक नोट पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, इस नोट में ना एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, मैं आपको बता दूं। ठीक है? ये कह रहे हैं कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है कि आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन्स बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। उस कंडीशन में जो थायराइड ग्लैंड है ये स्वेलिंग करने लगता है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं बच्चों? गोइटर। लिखा इट इज एडवाइज टू यूज द आयोडीन सॉल्ट इन द फूड बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट कॉजेज गोइटर। अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, कम बनेगा, जिस कंडीशन में आपका थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? स्वेलिंग कर जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गोइटर। इट कॉजेज एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपका एनलार्ज कर जाएगा। स्वोलन नेक इज द सिम्टम। आपका गला अगर सूज रहा है तो ये इसका एक सिम्टम हो सकता है। क्लियर बात है? चलो चलते हैं आगे और अभी बात करेंगे अपने थर्ड वन ग्लैंड जस्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो बच्चों अगर हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो मैंने पहले ही कहा था मैं तीन चीजों पे बहुत ध्यान देता हूं। लोकेशन क्या है, हार्मोन्स कौन सा सेक्रेट होता है, और हार्मोन्स का फंक्शन क्या है। क्लियर है? तो बात कर लेते हैं। लिखा इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन। ये आपके जस्ट बिलो द ब्रेन होता है। इट इज स्मॉल रेड ग्रे पी शेप्ड ग्लैंड। तो ये आपका रेड ग्रे पी शेप्ड ग्लैंड होता है। इट सेक्रेट द हार्मोन्स। हार्मोन्स कौन सा सेक्रेट करता है बच्चों? हार्मोन्स कौन सा सेक्रेट करता है? हार्मोन सेक्रेट करता है ये ग्रोथ हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन्स। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इम्प्रॉपर सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स। अगर ये हार्मोन्स इम्प्रॉपर सेक्रेट होता है, मतलब ज्यादा होता है या कम होता है, कैन कॉजेज ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब है ग्रोथ का कम होना। ठीक है ना, ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स। अगर ग्रोथ हार्मोन्स कम निकलेगा तो ड्वार्फिज्म होगा, और अगर ज्यादा निकलेगा तो जीगानेटिज्म, मतलब एक्सेस ग्रोथ हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चों में जो ग्रोथ होती है वो कम होती है। ठीक है ना, वो क्यों हुई है? क्योंकि वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स को कम सेक्रेट कर रहा है। और कुछ बच्चों में क्या होती है, ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम लोग देखें कोई बच्चा बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है अपनी एज से, वो बहुत ज्यादा आगे की तरफ ग्रो कर रहा है, इसका मतलब वहां पर ग्रोथ हार्मोन्स की ज्यादा सेक्रेशन हो रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर बात है? तो फिर से मैं वही बात कहूंगा, थ्री चीजें। लोकेशन की बात करूं जस्ट बिलो द ब्रेन होता है। हार्मोन्स की बात करूं तो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है। काम क्या करता है? ग्रोथ को रेगुलेट करता है, मतलब ग्रोथ को कम या ज्यादा करने का काम होता है किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है बच्चों, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि अदर ग्लैंड्स को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। चलो आगे चलते हैं हम लोग और बात कर लेते हैं बच्चों टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस क्या होती है बच्चों? लिखा है इन मेल्स, जो मेल्स होते हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट। अब पेयर ऑफ टेस्टिस जो रहती है प्रेजेंट रहती है, दे सेक्रेट द हार्मोन्स। ये एक मेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्टोस्टेरोन।
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ इन मेल्स। तो मैं फिर से यही कहूंगा, जो हमारे पास टेस्टिस होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ये पेयर्स में होती हैं और ये एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और वर्क क्या करते हैं बच्चों, ये कंट्रोल करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ इन मेल्स। क्लियर बात है। तो ये था हमारा फोर्थ ग्लैंड। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वन, दैट इज फिफ्थ वन ग्लैंड के बारे में। तो फिफ्थ वन ग्लैंड है बच्चों हमारे पास ओवरीज। तो जैसे मेल्स में टेस्टिस होती है ऐसे ही फीमेल्स में ओवरी होती है। लिखा है इन ओवरीज अ पेयर ऑफ आएगा ओवरीज इज प्रेजेंट, दे सेक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो फीमेल में अ पेयर ऑफ ओवरी होती है जो कि दो हार्मोन सेक्रेट करता है, फर्स्ट वन एस्ट्रोजन एंड सेकंड वन प्रोजेस्टेरोन। तो अगर हम लोग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन की बात करें तो एस्ट्रोजन हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द फीमेल। जो फीमेल्स होती है उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है कौन, ये डेवलप करता है आपका एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी को होल्ड करने में हेल्प करता है। क्लियर बात है बच्चों। तो ये था हमारा ग्लैंड नंबर 5। अभी हम लोग डिस्कस करने चलते हैं ग्लैंड नंबर 6। और ग्लैंड नंबर 6 अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द पैनक्रियाज। अब ये पैनक्रियाज होता कहां पर है, तो ये बच्चा आपके स्टमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके जंक्शन पे होता है। लिखा है इट लाई बिलो द स्टमक, इट सेक्रेट अ पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, एंड टू हॉर्मोन्स, कितने हॉर्मोन्स निकालता है, ये दो हॉर्मोन्स निकालता है। कौन कौन से बच्चों, एक निकालता है इंसुलिन और दूसरा निकालता है ये ग्लूकाजन। बात समझ में आ गई, किसी को डाउट तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जो इंसुलिन है और ग्लूकाजन है, ये आपने इंसुलिन नाम सुना होगा कहीं। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट होता है और उसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इसका मतलब ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम जरूर करता होगा ये। आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इंसुलिन की अगर मैं बात करूं बच्चों, लिखा है इट रिड्यूसेस द ब्लड शुगर और ग्लूकोज लेवल बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्लड। तो क्या करता है ये जो ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर होता है ये उसे ऑक्सीडाइज करके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो क्वांटिटी होती है उसको कम करता है। डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स कॉजेस डायबिटीज। अगर इस हार्मोन्स की डेफिशिएंसी रहेगी तो इससे क्या होगा, इससे डायबिटीज होने का खतरा रहेगा। ठीक है। आगे लिखा ग्लूकाजन। देखो ग्लूकाजन ना जस्ट अपोजिट वर्क करता है इंसुलिन का, वो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है ब्लड में और ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। लिखा है इट इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड स्ट्रीम, इट कॉजेस द लीवर टू कन्वर्ट द स्टोर्ड ग्लूकाजन इनटू ग्लूकोज विच रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। तो ये क्या करता है बच्चों, जो लीवर के अंदर स्टोर्ड ग्लूकाजन होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वापस ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करा देता है, जिससे क्या होता है उसमें ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्लियर बात होगी बच्चों। तो ये दोनों मेंटेन करके रखते हैं मिलकर ब्लड शुगर लेवल को। अगर ज्यादा होता है तो वो इंसुलिन निकालने लगता है और अगर कम होता है तो ग्लूकाजन निकालने लगता है। क्लियर है। तो ये था हमारा ग्लैंड नंबर 6। अभी आगे चलते हैं, बात करेंगे बच्चों और डिस्कस करेंगे हम लोग ग्लैंड नंबर 7 के बारे में। तो बच्चों अगर हम लोग ग्लैंड नंबर 7 की बात करें, लिखा है इट इज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो ये आपके नियर होता है सेंटर ऑफ द ब्रेन के, एंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन मेलाटोनिन। तो ये मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन सेक्रेट करता है। इट कंट्रोल्स द वेक एंड स्लीप पैटर्न। तो ये काम क्या करता है बच्चों, ये आपने उठने जागने के क्या करता है, एक पैटर्न को कंट्रोल करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है, एट द सेंटर ऑफ द ब्रेन, हार्मोन्स कौन सा सेक्रेट करता है, मेलाटोनिन, और काम क्या करता है, आपके वेकअप एंड स्लीपिंग पैटर्न को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। क्लियर बात है बच्चों। तो ये था हमारा ग्लैंड नंबर 7। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग ग्लैंड नंबर 9 के बारे में, और वी कैन से ग्लैंड नंबर 8 के बारे में। तो ग्लैंड नंबर 8 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बच्चों ये है आपका थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड क्या करता है बच्चों, उससे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द हार्ट। ये हार्ट के इन फ्रंट में होता है आपके। इट द अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम के क्या होता है, ये अपर पार्ट में होता है। ठीक है ना। इट प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स थाइमोसिन। तो ये थाइमोसिन नाम का एक हॉर्मोन्स क्या करता है,
सेक्रेट करता है, इट हेल्प इन अटेन द मैच्योरिटी। तो अगर कोई पूछे आपसे थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ द हार्ट होता है, अबव द स्टर्नल, और कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, थाइमोसिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है, काम क्या करता है, अटेन द मैच्योरिटी। क्लियर बात है बच्चों। तो ये हमारा लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड था। यहां पर हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स है वो कंप्लीट हो जाता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हमने पढ़ा था कि वो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड भी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। क्लियर बात है बच्चों। बच्चों बात करेंगे अभी हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो आप लोगों को बताया गया था कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन्स होता है, और वी कैन से फाइटो हार्मोन्स होता है। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हार्मोन की, दैट इज ऑक्सिन के बारे में। तो लिखा है ऑक्सिन्स आर द ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन्स, मतलब ये कोई सिंगल हार्मोन्स नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप एंड रूट टिप ऑफ द प्लांट। और ये प्लांट का जो शूट होता है उसके टिप पर और जो रूट होता है उसके टिप पर बनता है। क्लियर बात है। आगे लिखा है इट प्रमोट सेल इलोंगेशन, मतलब ये ग्रोथ को प्रमोट करता है बाय सेल इलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ द स्टेम अपवर्ड एंड रूट डाउनवर्ड। तो कुल मिला के ये प्लांट की ग्रोथ कराता है विद द हेल्प ऑफ सेल इलोंगेशन। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन बात करें बच्चों, हम लोग बात करते हैं साइटोकाइनिन, जो कि हमारा सेकंड हार्मोन है। लिखा है इट प्रमोट सेल डिवीजन एंड लेटरल ग्रोथ इन द प्लांट, मतलब ये जो प्लांट है प्लांट की ग्रोथ कराता है बाय सेल डिवीजन, मतलब सेल को ब्रेक करता है, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे उनकी क्वांटिटी बढ़ाता है। आगे लिखा है इट प्रमोट शूट फॉर्मेशन इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक रिप्रोडक्शन का मेथड होता है जिसमें इसका काम होता है बच्चों शूट फॉर्मेशन का। तो शूट फॉर्मेशन कौन कराता है, साइटोकाइनिन एक तरह से हेल्प करता है ये। लिखा है इट हेल्प इन द डिलेइंग लीव्स। तो बात कर लेते हैं थर्ड हार्मोन दैट इज गिबरेलिंस के बारे में। तो गिबरेलिंस के बारे में अगर हम लोग बात करें बच्चों, लिखा है इट प्रोड्यूस हाइपर इलोंगेशन ऑफ द स्टेम, मतलब ये हेल्प करता है स्टेम को इलोंग करने में, और वी कैन से इंक्रीज द हाइट ऑफ द ड्वार्फ प्लांट, मतलब जो प्लांट की लेंथ कम रहती है उनकी लेंथ को इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। क्लियर बात है। आगे लिखा है बच्चों इट प्रमोट द सीड जर्मिनेशन, और ये सीड जर्मिनेशन को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। क्लियर है। आगे बात करेंगे फोर्थ वन हार्मोन दैट इज एब्सिसिक एसिड। ये उल्टा काम करता है, ये ग्रोथ को रोकता है। लिखा है इट कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब जो लीव्स होती हैं, जो पत्ते झड़ जाते हैं, उसमें ये हेल्प करता है। इट प्रिवेंट सीड जर्मिनेशन, ये सीड जर्मिनेशन को रोकता है। इट इंड्यूसेस क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को क्लोज करता है, क्लोज करने में हेल्प करता है। इट प्रमोट सीड डोर्मेसी, सीड डोर्मेसी एक नेगेटिव वर्ड है, इट मींस दैट सीड डोर्मेसी इज अ स्टेट इन विच सीड इज अनेबल टू जर्मिनेट, सीड जर्मिनेट नहीं होगा। और कई जगह पर लिखा होता है कि एब्सिसिक एसिड इनहिबिट ग्रोथ कराता है, क्या कराता है, इनहिबिट ग्रोथ। लास्ट वन बात करेंगे इथाइलिन। इथाइलिन लिखा है बच्चों प्रमोट फूड रिपनिंग, ये रिपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब जो फ्रूट्स होते हैं उनके पकने में हेल्प करता है। तो बच्चों ये हमारे पास थे कुछ प्लांट हार्मोन्स जिसकी हेल्प से प्लांट में क्या होती है, ग्रोथ होती है और अदर एक्टिविटीज होती हैं। क्लियर बात है बच्चों। तो आगे चलते हैं हम लोग, और अभी बात करने वाले हैं हम लोग मूवमेंट इन प्लांट्स के बारे में। तो जो बच्चों मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो दो तरह का मूवमेंट होता है। एक होता है बच्चों ट्रॉपिक मूवमेंट, जो कि डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। और अगर हम लोग बात करें नेस्टिंग मूवमेंट की तो ये बच्चों नॉन डायरेक्शनल होता है। अभी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है। फिलहाल आप ये समझो कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो डायरेक्शनल होता है, और जो आपका नेस्टिक मूवमेंट होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं अभी ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें, लिखा है दीज आर द डायरेक्शनल मूवमेंट। तो ये बच्चों कैसे होते हैं, ये डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं टूवर्ड्स और अवे द स्टिमुली एंड इट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं वो या तो किसी स्टिमुली की साइड मूवमेंट होता है या उस स्टिमुली से अवे मूवमेंट होता है।
तो अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट है, जिसमें हमारा फोटोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म है, कैमियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। अगर मैं बात करूं बच्चों फोटो, तो फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट। मतलब अगर कोई प्लांट लाइट के रेस्पॉन्स में मूवमेंट करता है तो उसे हम कहते हैं बच्चों फोटोट्रॉपिज्म। जियो मतलब अर्थ, अगर कोई अर्थ के रेस्पॉन्स में मूवमेंट करता है तो इसे बोलते हैं हम लोग जियोट्रॉपिज्म। कैमियो मतलब केमिकल, किसी पर्टिकुलर केमिकल के रेस्पॉन्स में मूवमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं कैमियोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, मतलब अगर वाटर के रेस्पॉन्स में मूवमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है बच्चों टच, अगर टच के रेस्पॉन्स में मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं हम लोग थिग्मोट्रॉपिज्म। क्लियर बात है? अभी एक एक करके सबके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों यहां पर फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। तो क्या होता है फोटोट्रॉपिज्म? लिखा है इट इज द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू लाइट, लाइट के रेस्पॉन्स में। लिखा है इफ इट इज टुवर्ड लाइट, अगर ये लाइट की तरफ मूव करता है प्लांट आपका तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है, और अगर ये अवे मूव करता है, अगर ये अवे मूव करता है लाइट से तो इसे हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब मान लो सपोज करते हैं यहां पर देखो ये प्लांट है, ये जो सन है ये सन से अवे मूव करेगा अगर, तो इसे क्या कहेंगे हम? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और अगर ये सन की तरफ मूव करेगा, यहां पे देखो ये प्लांट ऐसे था, सन की तरफ मूव कर रहा है ये, तो इसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म करेंगे। ये जो रूट है इसकी, ये सन से अवे मूव कर रही है तो इसे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। मतलब जो चीज सन की तरफ मूव करेगी उसे पॉजिटिव कहेंगे, जो अवे मूव करेगी उसे नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब अर्थ, ठीक है। इट इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, और वी कैन से अर्थ भी कह सकते हो। क्लियर है? अब देखो ये वाला हिस्सा इसका जमीन से दूर जा रहा है तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हुआ, ये जमीन की तरफ मूव कर रहा है, इसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्लियर बात है? तो जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इसका रूट का, वो तो हो गया आपका पॉजिटिव, और जो अपवर्ड मूवमेंट होगा शूट का, वो हो जाएगा आपका नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर बात है? आगे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं इनको। ये कह रहे कैमियोट्रॉपिज्म, मतलब अगर कोई पार्ट किसी केमिकल के रेस्पॉन्स में मूव करे तो उसे कैमियोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब यहां पे एक केमिकल रिलीज होता है जिसकी हेल्प से यहां पर रखा एक पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन इस केमिकल की तरफ मूव करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं कैमियोट्रॉपिज्म। ये बात हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में भी बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझो कि अगर कोई मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल होता है तो उसे कैमियोट्रॉपिज्म कहा जाता है, और पोलन ग्रेन का ओवरी की तरफ मूव करना या ओव्यूल की तरफ मूव करना, ये एक कैमियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है। क्लियर बात है बच्चों? चलो आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। मतलब बच्चों वाटर से मतलब है इसका। हाइड्रो का मतलब यहां पर क्या है बच्चों? वाटर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, मतलब वाटर के रिस्पॉन्स में अगर कोई मूवमेंट कर रहा है प्लांट तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे हम कहेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। लिखा है इट इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रेस्पॉन्स टू वाटर। क्लियर है? अब अगर ये टुवर्ड्स द वाटर होता है तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म हो जाएगा, और अगर अवे द वाटर होता है तो ये नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म हो जाएगा। लिखा है इफ इट इज टुवर्ड्स द वाटर इट इज कॉल्ड पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट का जो डाउनवर्ड ग्रोथ है ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है, और जो अपवर्ड मूवमेंट है इसका, ये इसका नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है। क्लियर बात है? तो ये हमने हाइड्रोट्रॉपिज्म के बारे में डिस्कस किया। अभी चलते हैं लास्ट, दैट इज द थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो का मतलब बच्चों मैंने बताया आपको टच होता है, मतलब अगर कोई मूवमेंट करता है इन रेस्पॉन्स टू टच तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। सच मूवमेंट्स आर सीन इन टेंड्रिल, जो बेल्स होती हैं उसमें ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब ये जो बेल है ये टच होने की वजह से क्या हो रहा है? प्लांट के चारों तरफ ऐसे घूम रही है, तो इसका जो मूवमेंट है इन रेस्पॉन्स टू टच है। क्लियर बात है? तो बच्चों ये हमने बात किया यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेस्टिक और वी कैन से नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट के बारे में। तो चलो बात करेंगे हम लोग नेस्टिक मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो नेस्टिक मूवमेंट होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शनल नहीं होता है,
ये किसी स्टिमुली की तरफ नहीं होता है, किसी स्टिमुली से अवे भी नहीं होता है। लिखा है दीज आर द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स विच आर नीदर टूवर्ड्स और अवे द स्टिमुली। ये किसी स्टिमुली और स्टिमुलस से ना तो अवे चलते हैं ना ही किसी स्टिमुली की तरफ चलते हैं। नेस्टिक मूवमेंट्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये प्लांट की ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना। आगे लिखा है एग्जाम्पल, इफ वी टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, आपने प्लांट का नाम पढ़ा होगा छुई मुई का प्लांट, तो इसमें क्या होता है, अगर आप इसे टच करते हैं तो ये वाटर लॉस करता है, और वो वाटर लॉस करने के बाद इसकी लीव्स जो होती है वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाती है। जब दोबारा वो वाटर गेन करती है एटमोस्फेयर से, फिर से अपनी पोजीशन को गेन कर लेती है, ठीक है ना। तो ये अपने आप को फोल्ड कर लेती है ड्यू टू चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स दे स्वेल एंड श्रिंक, ठीक है। तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। वाटर कंसंट्रेशन की तरह से क्या, और वाटर कंसंट्रेशन की वजह से क्या कर रहा है, ये अपने आप को मूव करा रहा है। क्लियर बात है बच्चों। तो दो तरह के हमने पढ़े हैं यहाँ पर, नेस्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर है। तो ये हमारा था नेस्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। तो बच्चों अगर हम लोग यहां पर फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें, फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें, लिखा है द फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट्स द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स टू बी सेक्रेटेड। अब ये जो फीडबैक वर्ड है आपने कहीं सुना होगा, ये आप जब किसी होटल में जाते हैं तो जब वहां से चेकआउट करते हैं तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है फीडबैक फॉर्म। उस फीडबैक फॉर्म में आपको लिखना होता है कि जो भी सर्विसेज होटल ने हमें प्रोवाइड की वो हमें कैसी लगी, अगर उसमें कोई कमी है तो वो बताओ। तो ऐसे ही जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जो वो कोई काम करते हैं तो काम करने के बाद वो आपकी बॉडी से फीडबैक लेते हैं कि जो वर्क हमने किया है क्या वो सही किया है, और अगर हमने सही नहीं किया है तो हम उसे सही करते हैं। अब देखो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो जो आपका ग्लैंड है दैट इज पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज है बच्चों, ये अपने अंदर से दो चीजें निकालता है, एक तो इंसुलिन निकालता है और एक ग्लूकाजेन निकालता है। और ये सबसे पहले आपका जो ब्लड स्ट्रीम है, जो आपका ब्लड स्ट्रीम है उसका ग्लूकोज लेवल चेक करता है। अगर ग्लूकोज लेवल हाई है, अगर हाई है तो उस कंडीशन में ये इंसुलिन डालता है और फिर ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है। अब अगर इसे लगता है कि इसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया तो उस कंडीशन में ये ग्लूकाजेन डाल देता है इसके अंदर, जिससे क्या होता है, अगर यहां पे ग्लूकोज लो होता है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन लो है तो इसके अंदर ग्लूकोज डाल के उसको बढ़ा देगा, और बढ़ाने के बाद फिर से चेक करेगा, फिर कम हो गया होता, फिर इंक्रीज हो गया होगा तो फिर डिक्रीज करेगा। मतलब ये इस तरीके से क्या करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है। तो जैसे ये एक पैनक्रियाज काम करता है, ऐसे आपके जितने भी ग्लैंड्स होते हैं सभी इसी तरीके से काम करते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, रेगुलेट करता है टाइमिंग एंड द अमाउंट, कितना हार्मोन सेक्रेट करना है, कब करना है, ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू पता चलता है। लिखा है आगे एग्जांपल में, देखो यही चीज समझाई हमने, इफ अ पर्सन हैज मोर शुगर इन ब्लड देन इट इज डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ द पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के सेल इसे डिटेक्ट कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट मोर इंसुलिन विल बी सेक्रेटेड, और मोर इंसुलिन क्या होता है वहां पे सेक्रेट कर जाता है, ठीक है ना। आगे लिखा है टू ऑक्सीडाइज द शुगर, शुगर को ऑक्सीडाइज कर देता है। एज ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, जो ब्लड शुगर लेवल है वो डाउन कर जाता है, इंसुलिन सेक्रेट इज रिड्यूस्ड, जब ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है इंसुलिन सेक्रेट होना कम हो जाता है। क्लियर बात है बच्चों। तो ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक था, और यहां पर हमारा ये चैप्टर जो है बच्चों कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।